जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ग नवम का रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 है, जो हमको करना है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, या अगर भारतीय वन में चले तो ये कहा जाता है पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, और इसके हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय आपको हम दे चुके हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। देखिए, तत्व के बारे में क्या है कि यह पदार्थ का वह शुद्ध एवं सरल रूप है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, सोना और ऑक्सीजन, ये क्या है? तत्व है। यौगिक की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ने से बने शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इसके गुण अपने मूल तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, जल को हम क्या H2O लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखते हैं। जल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जलता है, हाइड्रोजन जलाता है, लेकिन जल का प्रवृत्ति एक द्रव्य की होती है। ठीक है, मिश्रण की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है, को किसी भी अनुपात में अनौपचारिक रूप से, मतलब कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, मिलाने से मिश्रण बनता है। इसमें घटकों के मूल गुण बने रहते हैं। इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वायु से सभी गैस अलग कर सकते हैं। नमक और पानी के घोल से हम नमक अलग कर सकते हैं और पानी भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यौगिक के प्रमुख विशेषताएं लिखे। उसका क्या विशेषता है इसके बारे में पूछा। देखिए, तो यौगिक वह शुद्ध रासायनिक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ने से बनता है। ठीक है, अब इसके गुण क्या होता है? निश्चित अनुपात, मतलब किसी भी यौगिक के उसका अभिवित तत्व सदैव भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, जैसे कि अगर H2 अगर बन रहा है तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 ही होगा। ठीक है ना, आप इसको 3 दीजिएगा तो जल नहीं बनेगा। भिन्न गुणधर्म, यौगिक के गुण अपने घटक तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस के संयोग से बना जल द्रव जो आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तीसरा आपका इसमें है रासायनिक परिवर्तन। यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसे साधारण भौतिक विधि जैसे छानना, वाष्पीकरण के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। निश्चित क्वथनांक और गलनांक, किसी भी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पानी अगर 100 डिग्री पर उबलेगा तो हमेशा 100 डिग्री पर ही उबलेगा। ठीक है ना, समांग प्रकृति, एक यौगिक एक समांग मतलब होमोजीनियस पदार्थ होता है, जिसका अर्थ है कि इसका संगठन और गुण पूरे मिश्रण में हमेशा एक समान है। जैसे कि अगर जल बनता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर जगह एक ही अनुपात में होगा। ऊर्जा परिवर्तन, यौगिक के बनने के दौरान आमतौर पर उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। मतलब जब यौगिक का निर्माण होता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन दोनों में से एक प्रक्रिया निश्चित होती है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब 3 में चलते हैं। तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? अब ये देखिए, संरचना में तत्व क्या होता है? वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। अनुपात की बात करें तो इसमें परमाणु का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, चूंकि वह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। इसके तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित और स्थिर रहता है। जैसे जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। ठीक है, अगर हम विभाजन की बात करें, तत्व में क्या होता है? इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसे क्या कहते हैं? इसे रासायनिक विधि के द्वारा इसके घटक तत्वों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, तत्व है, इसके गुण उस तत्व के सभी परमाणुओं के समान होते हैं। इसका गुण सब जगह समान होता है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्व जिसमें मिलकर वो बना है उससे बिल्कुल भिन्न होता है। उदाहरण में ऑक्सीजन है, तत्व में सोना है, लोहा है। यौगिक में जल है, नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये था तत्व और यौगिक में अंतर।
क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए इसका 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। यौगिक के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होती है, और मिश्रण में पदार्थों को केवल भौतिक रूप से मिलाने पर बनता है, ठीक है। संघटन का अनुपात, तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, H2O में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 अनुपात में होगा। संगठनों का अनुपात अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण में हम कितना भी चीनी और कितना भी पानी डाल सकते हैं। गुण की अगर बात करें तो यौगिक के गुण अपने मूल तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन मिश्रण में घटक अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। पृथक्करण की अगर बात करें तो घटकों को केवल रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग किया जा सकता है यौगिक में, लेकिन इसमें घटकों को भौतिक विधि के द्वारा भी अलग किया जा सकता है, जैसे छानना, वाष्पीकरण विधि से अलग किया जा सकता है। ऊर्जा परिवर्तन, निर्माण के दौरान ऊर्जा जैसे उष्मा और प्रकाश अवमुक्त और अवशोषित होती है, लेकिन इसमें निर्माण के समय कोई विशेष ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा था यौगिक और मिश्रण में अंतर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। 5 क्वेश्चन पूछा है कि समांग और विसमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए समांगी मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। देखिए, ऐसे मिश्रण जिसमें सभी घटक अवयव एक दूसरे में समान रूप से मिले होते हैं, उनकी संरचना पूरी तरह से एक समान होती है, इसमें अलग अलग अवयव को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है, तो उसको हम समांग मिश्रण, तो हर जगह बराबर। उदाहरण के लिए पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी का घोल उस मिश्रण में हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। विसमांगी मिश्रण, इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जैसे कि ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से नहीं मिले होते हैं। इस मिश्रण के विभिन्न भागों में इसके अवयवों की संरचना अलग अलग होती है, घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी और रेत का मिश्रण, हम पानी भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और रेत भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको 6 कि अमोनियम क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, सचित्र विवरण दें, ठीक है ना। तो ये उसका सचित्र है, और कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड और बालू को मिश्रण को ऊर्ध्वपातित विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है और बालू पीछे अवशेष के रूप में बच जाता है। अगर हम इसके चरण व चरण की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखते हैं कि पहले चरण में अमोनियम क्लोराइड और बालू के मिश्रण को एक चाइना डिश या बेसिन में पहले हम डाल देते हैं, इसमें हम देखिए डाल चुके हैं। इस डिश के ऊपर एक उल्टी कीप रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये उसके ऊपर एक उल्टी कीप हम लोगों ने रख दिया है, ठीक है। कीप के ऊपरी सिरे को रुई से अच्छी तरह बंद कर दे ताकि अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बाहर न जा सके। चाइना डिश की तिपाई, जिसको ट्राइपैड स्टैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, पर बर्तन पर रखकर बर्नर के मदद से धीरे धीरे गर्म करते हैं, इसके नीचे एक आग देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प ऊपर उठती है और कीप के ठंडे भीतर किनारों पर संपर्क में आकर फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, कौन, अमोनियम क्लोराइड के पाउडर के रूप में, ठीक है। और नीचे चाइना डिश में केवल बालू का अवशेष बच जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब इसको हम गर्म करते हैं तो नीचे बालू का अवशेष बचता है, ये यहाँ पर परत एक पाउडर के रूप में जम जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 7, प्रभाजी श्रवण का वर्णन करें। तो देखिए, प्रभाजी श्रवण या प्रभाजी आसवन दोनों एक ही है, एक ऐसी औद्योगिक और रासायनिक विधि है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिनके क्वथनांक 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, ठीक है ना। अब यह प्रक्रिया करती कैसे काम है, पहले उसको देखिए। द्रवों के क्वथनांक में अंतर के आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। कम क्वथनांक वाला द्रव पहले वाष्प में बदल जाता है, जबकि अधिक क्वथनांक वाले द्रव में बाद में वाष्पीकृत होता है, ठीक है। प्रभाजी स्तंभ में क्या चीज होता है कि इस विधि में साधारण आसवन की विपरीत आसवन फ्लस्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ लगा होता है। एक नली होती है जो शीशे के छोटे गुटके या छल्ले में भरी होती है। यह वाष्प को बार बार ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करती है, जिससे वाष्पीकरण अधिक सटीक के तरीके से होता है। ये एक तरह का एक
स्तंभ होता है, ठीक है ना, जिसमें फ्लास्क लगा होता है, ठीक है ना, ये फ्लास्क एक तरह का किप भी लगा होता है और नीचे क्या होता है, फ्लास्क लगा होता है, ठीक है। उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम का शोधन। कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और मोम जैसे विभिन्न घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है, ठीक है ना। वायु से गैसों का पृथक्करण, हवा में मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैसों को अलग करने के लिए भी प्रभाजी आसवन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो दो उदाहरण, पेट्रोलियम का संशोधन और वायु से गैसों का पृथक्करण, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, लोहा को गंधक से पृथक करने की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करें। देखिए, लोहा का गंधक के मिश्रण से पृथक करने के लिए दो विधि है। पहला है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधि में मिश्रण के ऊपर एक चुंबक घुमाया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये आपका मिश्रण है, उसके ऊपर एक चुंबक लगा दिया, और चुंबक लगाने से क्या, ये लोहा इसमें क्या होता है, सट जाता है। इस विधि में मिश्रण के ऊपर एक चुंबक का घुमाया जाता है। चूंकि लोहे में चुंबकीय गुण होता है, इसीलिए लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं और गंधक पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है। दूसरा है विलायक द्वारा पृथक्करण विधि, सॉल्वेंट मेथड जिसको बोलते हैं। इस विधि के तहत लोहे और गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है। इसमें गंधक घुल जाता है, जबकि लोहे के कणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद मिश्रण को छानकर लोहे को अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा विधि था, और दो विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और विलायक द्वारा पृथक्करण विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, विलीय, विलायक और विलयन की व्याख्या करें, ठीक है। विलयन क्या होता है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का अर्थ है कि इसमें पदार्थों का संगठन हर जगह क्या होता है, समान होता है, हर जगह समान अनुपात में विद्यमान होता है, इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। विलयन में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक विलेय होते हैं, एक विलायक होते हैं। और विलेय प्लस विलयन जो है, विलेय प्लस विलायक मिलाकर होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए नमक और पानी, हवा गैसों का विलयन है, मिश्र धातु, सब क्या है आपका विलयन का उदाहरण है। अब इसमें दो चीज है, विलेय और विलायक। विलेय क्या है कि वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होती है और विलायक के अंदर घुल जाता है। घुलने के बाद विलेय अपनी मूल पहचान खो देता है और विलायक में पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे कि नमक और चीनी, यदि आप पानी में चीनी घोल देते हैं तो चीनी क्या है, विलेय है, ठीक है ना, मतलब उसको हम पहचान नहीं कर सकते। विलायक, सॉल्वेंट, मतलब विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है और विलेय को अपने अंदर घोलने का कार्य करता है। विलायक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस ही अंततः विलयन की भौतिक अवस्था को तय करती है। उदाहरण के लिए पानी को सबसे आम और उत्कृष्ट विलायक माना जाता है, क्योंकि यह गर्म पदार्थों को अपने में घोल सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, विलीयता क्या है और कमरे के ताप पर जल में सोडा, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, कि विलीयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। देखिए, विलीयता मतलब सॉल्युबिलिटी। निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक जैसे जल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट को अधिकतम ग्राम मात्रा को उस पदार्थ की विलीयता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, किसी 100 ग्राम जल में हम कितना पोटेशियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, कितना तक वो घुल सकता है, यही क्षमता क्या कहलाता है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। साधारण भाषा में हम समझ गए। कमरे के ताप पर जल में सोडा की विलीयता ज्ञात करने की विधि हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि एक बीकर में 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर शुद्ध जल ले और कमरे का तापमान थर्मामीटर से नाप ले, जो सामान्यतः कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। इस जल में धीरे धीरे सोडा मिलाना शुरू करे। इसे कांच के छड़ से लगातार हिलाते रहे ताकि यह पूरी तरह से घुल जाए। जब तक सोडा मिलाते रहे तब तक वो घुलना बंद न हो। कुछ अघुलनशील क्रिस्टल बीकर के पेंदे में जमा न होने लगे, ठीक है, हमेशा लगातार घोलते रहना है। विलयन को छान ले ताकि अघुलित ठोस पदार्थ अलग हो जाए और केवल संतृप्त विलयन ही प्राप्त हो।
ठीक है ना, छान लेना है, उसमें अशुद्धि अलग हो जाती है। छने हुए विलयन को एक तौली गई चीनी मिट्टी की प्याली में ले और गर्म करके सारा जल वाष्पीकृत कर दे। जब पूरा जल उड़ जाए तो प्याली में केवल शुद्ध सोडा बच जाएगा। अब बचे हुए सोडे का द्रव्यमान माप ले। तो यही प्राप्त द्रव्यमान कमरे के ताप पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की क्या होगी, विलयता कहलाएगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस है, इसको आप ध्यान से देखिए, लिखिए, याद भी करना है और समझना भी है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है ना, तो हम इसको देखते हैं। वास्तविक विलयन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडी विलयन को कोलाइडी सॉल्यूशन बोलते हैं, निलंबन को सस्पेंशन के बीच मुख्य अंतर हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। वास्तविक विलयन, तुलना के आधार पर कणों का आकार यह अत्यंत छोटा होता है, यह मध्यम आकार का होता है कोलाइडी, और निलंबन बड़े आकार का होता है। मिश्रण की बात करें तो वास्तविक मिश्रण समांगी होती है, होमोजीनियस होता है। ठीक है ना, और ये दोनों क्या होता है, विसमांगी, कोलाइडी और निलंबन विसमांगी होता है। कणों को दिखना, मतलब वास्तविक विलयन में नग्न आंखों से आप कणों को नहीं देख सकते, लेकिन कोलाइडी में नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और निलंबन में नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है ना, तीनों में अंतर। छानने की क्षमता, फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं, फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, लेकिन पार्चमेंट पेपर से नहीं। एक पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है ना, वो भी बहुत पतले छिद्र का होता है। फिल्टर पेपर पर अवशेष के रूप में रुक जाता है। जब हम फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो आपका वास्तविक विलयन गुजर जाता है, ये कोलाइडी पार्चमेंट पेपर से नहीं गुजरता है, और फिल्टर में तो रुक जाता है। स्थिरता, जो वास्तविक विलयन है बहुत अस्थायी होते हैं और कण नीचे नहीं बैठता है। अगर हम बात करें कोलाइडी में तो अस्थायी होते हैं, लेकिन कण नीचे नहीं बैठता है, और ये निलंबन अस्थायी होते हैं और कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है। टिंडल, जिसको टाइडल प्रभाव बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप कोलाइडी में प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, और अब निलंबन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, कण प्रकाश को रोक लेते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए पानी में चीनी और नमक का घुलना, ये वास्तविक विलयन है। दूध और रक्त और कोहरा, ये आपका कोलाइडी विलयन है। और पानी में रेत या चाक का मिश्रण जो कभी नहीं घुलता, इसको हम निलंबन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण याद करें। ठीक है ना, तो चलिए आपको बताते हैं कोलाइडी विलयन कहते किसको है। देखिए, यह एक विसमांगी मिश्रण होता है जिसमें दो अवस्थाएं, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम होते हैं। इसके प्रमुख गुण के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। अगर हम कणों के आकार लें तो कोलाइडी कणों का व्यास 1 नैनोमीटर, 10⁹ मीटर और -9 होता है, से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये वास्तविक विलयन से बड़े, लेकिन निलंबन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। विसमांगी प्रकृति, कोलाइडी विलयन देखने में समांगी लगते हैं, लेकिन वास्तव में विसमांगी होते हैं, जैसे कि रक्त। ठीक है, टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण पुंज गुजारी जाती है तो कोलाइडी कण प्रकाश को फैला देती है, प्रकीर्णन का कर देती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, ब्राउनी गति, ये क्या है पहले समझिए। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण हमेशा टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में निरंतर गति करते हैं। यह गति परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के कण में टकराने का कारण होता है। कहने का मतलब, जो डस्ट होता है उससे क्या करता है, प्रकाश टकरा जाती है। ठीक है, छानने की क्षमता, कोलाइडी कण सामान्य फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन इन्हें पार्चमेंट पेपर या किंतु झिल्ली द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। स्टेबिलिटी, स्थिरता जिसके बारे में बोल सकते हैं, कोलाइडी विलयन काफी स्थायी होते हैं। यदि इन्हें कुछ समय के लिए शांत अवस्था में छोड़ दिया जाए तो कण क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, कण नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, विलयन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि का वर्णन करें। ठीक है, देखिए, किसी विलयन के निश्चित आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का सांद्रण कहते हैं। यदि विलयन में विलेय की मात्रा कम हो
तो उसे तनु विलयन, और अधिक मात्रा हो तो सांद्र विलयन कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसको विधि क्या है, देखिए ये सांद्र को ज्ञात करने के लिए विधि को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत विधि। मतलब विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण विधियों में से एक है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज मेथड। ठीक है। अब यहां पर देखिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए सबसे सामान्य विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, यदि किसी चीनी के जलीय विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 10% है, इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है, अर्थात 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम क्या है उसका, चीनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 14, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। तो देखिए स्याही में उपस्थित रंगों या डाई को पृथक करने के लिए क्रोमैटोग्राफी, जिसको वर्ण लेखन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्याही से विलयन को अलग करके रंग प्राप्त करने हेतु वाष्पीकरण विधि भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्रोमैटोग्राफी विधि क्या है, देखिए ये विदेशी शब्द है, इजिप्टियन शब्द है। ठीक है ना। क्रोमैटो मतलब होता है रंग। ठीक है ना। देखिए क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण जैसे स्याही मौजूद अलग अलग घटकों को घुलनशील के आधार पर अलग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है, एक फिल्टर पेपर की एक पतली पट्टी लेना होता है। पट्टी के निचले हिस्से से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक सीधी रेखा खींचे। अब उस रेखा के ठीक बीच में काली या नीली स्याही की एक बूंद रखें और इसे सूखने दें। इस पट्टी को एक बीकर या कांच के जार में इस प्रकार लटकाएं कि इसका निचला हिस्सा पानी की सतह को छुए, लेकिन स्याही की बूंद पानी के अंदर न डूबे। ठीक है। जैसे जैसे पानी विलयन फिल्टर के पेपर के ऊपर चढ़ेगा, वह अपने साथ स्याही के रंगों को भी ऊपर की ओर खींचेगा। जो रंग पानी में अधिक घुलनशील होते हैं वे तेजी से ऊपर उठते हैं, और जब कम घुलनशील रंग नीचे रह जाते हैं, जिससे सभी रंग अलग अलग पट्टी में दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल का स्रवण दिखाने के लिए एक सरल प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है। जल मतलब एक हम पानी में बकेट में पानी लेते हैं और उसके विधि से हम बताते हैं। देखिए जल में ध्वनि का संचरण बहुत अच्छी तरह से होता है। इसे दर्शाने के लिए सबसे सरल एवं बेहतरीन प्रयोग कटोरी और चम्मच के प्रयोग है। इसे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका विधि क्या है पहले समझते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच को बाल्टी या कटोरे के पानी के ऊपर हवा में आपस में टकराएं और देखें कि ध्वनि कैसे कितनी तेज से सुनाई देती है। अब बाल्टी या गहरे बर्तन में पूरे पानी भर ले और एक चम्मच को पूरी तरह से पानी के अंदर डुबाएं और दूसरे चम्मच से पानी के अंदर ही उस पर पहले वाले चम्मच पर प्रहार करें। अब अपने कान को बाल्टी के बाहरी हिस्से या पानी के सतह के एकदम पास लाएं, लेकिन कान को सीधे पानी में न डुबाएं। इससे होता क्या है निष्कर्ष में कि आप पाएंगे कि पानी के अंदर टकराने वाली चम्मच की आवाज आपको हवा में बजाई गई आवाज की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और तेज सुनाई देगी। कारण क्या होता है कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा, पानी या धातु की आवश्यकता होती है। पानी के अणु हवा की तुलना में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इस वजह से ध्वनि के कंपन पानी में अधिक तेजी से और बिना ऊर्जा खोए आगे बढ़ते हैं, जिससे ध्वनि हवा की तुलना में जल में अधिक स्पष्ट सुनाई देते हैं। ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हमने दिया है। दीर्घोत्तरीय है, इसको पढ़ना है, शेयर भी कर देना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना है कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। आगे के लिए धन्यवाद।